फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, 45th काउंसिल मीटिंग हुई थी हमारी और उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए थे। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सर्कुलर्स आए हैं। 3 सर्कुलर्स हमारे पास आए थे। कल जो हमने लास्ट वीडियो में हमने आपसे जीएसटी रिलेटेड क्या क्लैरिफिकेशन आई है वो डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्कोप ऑफ इंटरमीडिएट से लेके क्लैरिफिकेशन आई है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से लेके जो क्लैरिफिकेशंस आई हैं वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। आइए बढ़ते हैं सर्कुलर की तरफ। सर्कुलर नंबर 159। सर्कुलर नंबर 159 हमें क्या कहता है? क्लैरिफिकेशन ऑन डाउट रिलेट टू स्कोप ऑफ इंटरमीडिएटरी सर्विसेज होती क्या है। ये इंटरमीडिएटरी जो है हमें आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 13 सेक्शन 8B में बताया गया है कि अगर इंटरमीडिएट सर्विसेज हैं तो वो हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। सेक्शन 13 हमें कहता क्या है? सेक्शन 13 हमें कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। तो हमारी जो है वो एक्सपोर्ट बन जाएगा और हमारी इंटरमीडिएट सर्विसेज जो हैं उसी में डिफाइन की है। सेक्शन 13 सेक्शन 8B में हमें बताया गया है इंटरमीडिएटरी सर्विस होती क्या है। ये हमारा देवान से डिस्प्यूटेड मैटर रहा है तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशंस आई हैं कि मीडिएटरी सर्विसेज क्या है और इसमें कुछ एग्जांपल भी हमारे साथ इस सर्कुलर में डिस्कस की गई है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरमीडिएटरी सर्विस होती क्या है? इंटरमीडिएटरी सर्विसेज जो है हमें सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट का हमें डेफिनेशन के बारे में बताता है और सेक्शन 13 में जो है हमें इंटरमीडिएटरी की डेफिनेशन को बताया गया है। ये क्या डेफिनेशन है? इंटरमीडिएटरी मीन्स अ ब्रोकर और अ एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड हु अरेंज और फैसिलिटेट the supply of goods or services or both on security between two or more person but not include, इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया है? बट डजंट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ सिक्योरिटी ऑन हिज ओन अकाउंट। अगर इंटरमीडिएट खुद सर्विस दे रहा है तो उसको जो है इंटरमीडिएटरी सर्विस नहीं माना जाएगा। इंटरमीडिएटरी क्या होता है? जो बीच में फैसिलिटी अरेंज करा रहा है। सर्विस टैक्स रिजीम में भी यही डेफिनेशन हमारी दी गई है, बस वहाँ पर सिक्योरिटीज को हटाया गया, वो डेफिनेशन भी इन्होंने यहाँ पर दी है। The concept of intermediary was born GST from the service tax regime से लिया गया है, regime से लिया गया है। इसमें क्या डेफिनेशन दी गई हमें? Intermediary means a broker or a agent or any other person by whatever name called who arrange, facilitate a provision for service or a supply of goods between two or more persons but does not include a person who provides the main supply, main service or supplies to the goods on his own account। इंटरमीडिएटरी होता क्या है? इंटरमीडिएटरी होता है जो बीच में हमारी एज अ एजेंट काम कर रहा है या एज अ ब्रोकर काम कर रहा है। मान लीजिए मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए हमारा आउटसाइड इंडिया है और मिस्टर बी हमारा इन इंडिया है। मिस्टर बी को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसने मिस्टर सी को हायर किया और कहा कि आप ये सर्विसेज इनको दीजिएगा। तो मिस्टर सी क्या है? मिस्टर सी जो है यहाँ पर ये फैसिलिटी उनके लिए अरेंज कर रहे हैं मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए के कहने पर। तो ये क्या हो गया? मिस्टर सी जो है हमारे इंटरमीडिएटरी हो गए और जो ये सर्विसेज दे रहे हैं मिस्टर सी जो है मिस्टर ए को जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो एंसिलरी सर्विस हो गई है और जो मिस्टर ए मिस्टर बी को दे रहा है वो हमारी मेन सर्विस हो गई है। मेन, हाँ जी। अब इसको कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं। अब जो इंटरमीडिएटरी हैं उनमें क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम ऑफ 3 पार्टीज, इसमें 3 पार्टीज होनी चाहिए। 2 डिस्टिंक्ट सप्लाईज होनी चाहिए। क्या डिस्टिंक्ट सप्लाई होनी चाहिए? कि मेन सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई होनी चाहिए। हमारे एग्जांपल में हमने देखा कि मिस्टर सी जो है मिस्टर ए को एंसिलरी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और मिस्टर ए मिस्टर बी को जो मेन सप्लाई दे रहा है। इसमें 3 सप्लाई है तो ये हमारी इंटरमीडिएटरी की जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अब इसमें क्या कहा गया है? इंटरमीडिएटरी सर्विस प्रोवाइडर टू हैव अ कैरेक्टर ऑफ एजेंट, ब्रोकर और एनी
अदर पर्सन सिमिलर। जो जो इंटरमीडिएटरी है वो क्या होना चाहिए, कोई एजेंट, ब्रोकर या सेम सिमिलर पर्सन होना चाहिए, तो उसको इंटरमीडिएटरी माना जाएगा। But does not include a person who supply such goods or services or both security on his own account। अगर वो खुद ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएटरी नहीं माना जाएगा। इसको हम आगे एग्जांपल से समझते हैं। हमने 2 एग्जांपल्स हमारे इसमें दिए गए हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर अ सर्विस इज नॉट अ इंटरमीडिएट सर्विसेज। अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो वो हमारी जो सर्विस है इंटरमीडिएटरी सर्विस नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर ए हैं आउटसाइड इंडिया के और मिस्टर बी हैं, उन्होंने कुछ प्लांट एंड मशीनरी जो है मिस्टर बी को सेल करी है और उन्होंने सी को हायर किया है कि आप इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हायर कर लीजिए, यानी कि एएमसी उसको दे दी है। अब जो सी है, मिस्टर ए ने मिस्टर सी को हायर किया एज अ सब कॉन्ट्रैक्ट हायर किया और जो सी है उनको अपनी सप्लाईज दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उनको टूल्स प्रोवाइड करा रहे हैं और उनकी जो मशीनरी है उसको सेटअप किया है, तो ये उनको मेन सप्लाई दे रहे हैं। सी मिस्टर बी को मेन सप्लाई दे रहा है, इस वजह से ये जो है सी को हम इंटरमीडिएटरी कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल। इन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या बताया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, मिस्टर ए इज अ मैन्युफैक्चरर है जो सप्लाई कर रहे हैं मशीन के, ये आउटसाइड इंडिया में है और उन्होंने सी की हेल्प करी है इंडिया में अपनी मशीन को सेल करने के लिए और उस तरीके के क्लाइंट को ढूंढने के लिए जिनको इन मशीन की रिक्वायरमेंट है। तो मिस्टर सी क्या कर रहा है, उन्होंने बी जैसे कुछ क्लाइंट फाइंड किए हैं जिनको उस मशीन की रिक्वायरमेंट थी और ए और बी ने उसमें क्या है सेल किए हैं। तो मिस्टर सी यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, मिस्टर सी यहाँ पर मीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, मिस्टर सी जो है एंसिलरी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और मिस्टर ए मिस्टर बी के जो बीच में अग्रीमेंट हुआ है वो हमारा जो है मेन सप्लाई हुई है। हेंस यहाँ पर जो सी है, सी क्या कर रहा है, इंटरमीडिएटरी सर्विस हमें जो है प्रोवाइड कर रहा है। हेंस यहाँ पर जो है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अगर हमारी जो है अगर मिस्टर सी जो मतलब है इन इंडिया में इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहा है, अपने ही सर्विसेज दे रहा है, तो वो हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं होंगी। आई होप आपको जो हमने एग्जांपल लिया समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मिस्टर ए आउटसाइड इंडिया का है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और सप्लाईज करता है मशीन का। उन्होंने सी को हायर किया है कि आप हमारे लिए मशीन सेल करिए और कुछ क्लाइंट को फाइंड आउट कीजिए जिनको इस मशीन की रिक्वायरमेंट है और जो है मिस्टर सी क्या करता है, उनके अंदर ही मशीन का जो फाइनलाइजेशन है वो फाइनलाइजेशन कर देता है उनका। तो इस केस में क्या हो गया, मिस्टर ए मिस्टर बी को मेन सप्लाई दे रहा है और मिस्टर सी जो है वो उनको एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हेंस सी जो है इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है और इसके पास जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारी कब बनती है, जब हमारा जो सप्लायर है वो आउटसाइड सप्लायर जो है हमारा मैं कंडीशंस बता देती हूँ आपको हमारा क्या कंडीशंस होती हैं। जहाँ पे हमारा सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंडिया हो और सर्विस रिसीव करने वाला हो तो आउटसाइड इंडिया का, और जो हमारा इवेंट हेल्ड हो रहा है वो भी आउटसाइड इंडिया हेल्ड हो रहा है, तो ये सिचुएशन हमारी बनती है एक्सपोर्ट की। और जो हमारे पास करेंसी आ रही है वो हमारे पास किस में आ रही है, फॉरेन करेंसी में आ रही है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट माना जाता है। तो ये क्या है, मिस्टर सी जो है मिस्टर ए से जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो हमारी क्या है, फॉरेन करेंसी में इसके आ रही है, इसीलिए जो इंटरमीडिएट सर्विसेज को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहा गया है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक एग्जांपल इन्होंने और दिया हुआ है क्लैरिफिकेशन के लिए। मिस्टर ए है आउटसाइड इंडिया का जो मैन्युफैक्चर करते हैं सप्लाईज करते हैं कंप्यूटर बेस्ड इन यूएसए एंड सप्लाई इन इट्स गुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अपनी सप्लाईज करते हैं। और
मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस टू इट्स कस्टमर to address their queries and complaints related to the said supply of computers. Mr. A decided to outsource the task providing customers care of BPO firms. Mr. B provide customer care service to Mr. A, interacting with the customer and of Mr. A and addressing processing their queries complaints. B charge A for this service, और B A से charge कर रहे हैं. B is involved in the supply of main supply, customer care supplies to the A. Therefore, Mr. B is not a mediator. Mr. B जो है mediator नहीं है, वो customer को जो है खुद की services provide कर रहे हैं. Hence ये जो है हमारी intermediate services नहीं होंगी. आई होप फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ इसमें एग्जांपल शेयर करी है ये हमारे सर्कुलर में दिए हुए हैं, और आई होप आपको क्लियर होगा कि इंटरमीडिएट सर्विसेज क्या है और उसको कौन किस केस में एक्सपोर्टर सर्विसेज के दायरे में रखा जाएगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ. नेक्स्ट सर्कुलर हमें क्या कहता है? नेक्स्ट सर्कुलर हमें कहता है clarification relating to export of service condition 5 of section 2 subsection 6 of the IGST Act. IGST Act में क्या बताया गया है? अब एक्सपोर्ट होता क्या है? सेक्शन द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैज बीन डिफाइंड सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 2. सबसेक्शन 2 IGST एक्ट का डेफिनेशंस बताता है. डेफिनेशन में क्या कवर किया कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किसे माना जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मींस द सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, द रेसिपिएंट इज आउटसाइड, द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया. सर्विस भी आउटसाइड में दी गई है, रेसिपिएंट भी आउटसाइड में, और सप्लायर जो है वो हमारा इंडिया में हो, और जो पेमेंट है हमारे पास फॉरेन करेंसी में आ रही हो, कन्वर्टेबल हो. A supplier of services and the recipient of services are not merely establishment or distinct in accordance with the explanation 1 और 8. अगर distinct person है तो उसको export of services नहीं माना जाएगा. यही हमारी इस explanation में कहा गया है. और explanation section 8 की explanation 1 हमें क्या कहती है? कौन distinct person होगा? An establishment in India and other establishment outside India, तो वो हमारा distinct होगा. An establishment in state or union territory or any other establishment outside India or union territory. An establishment in state or union territory or any other establishment being a business vertical registered within the state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person. उसको distinct person माना जाएगा. अब जो सेक्शन 8 है IGST एक्ट का, उसके में एक्सप्लेनेशन 2 हमें दी गई है कि क्या एक्सप्लेनेशन 2 में दिया गया है? अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस थ्रू अ ब्रांच और अ एजेंसी और अ रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस इन एनी टेरिटरी shall be treated as having an establishment in the territory. एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है. अब फ्रेंड्स हमें इस सर्कुलर में बताया गया है कि पर्सन की डेफिनेशन कहाँ डिफाइन है. CGST एक्ट में सेक्शन 2 जो हमारा डेफिनेशन का है 84 में हमें बताया गया है कि कौन कौन पर्सन में इंक्लूड किया गया है, और IGST एक्ट के सेक्शन 2 जो हमें डेफिनेशन बताता है 24 में, सेक्शन 24 में पर्सन की डेफिनेशन बताई गई है कौन कौन हमारे पर्सन में इंक्लूड है. कोई भी इंडिविजुअल हो, हिंदू HUF हो, a company हो, a firm, a limited liabilities partnership, an association of a person or a body of individual, whether incorporated or not in India or outside India. Any corporation established by or under any central act, state act, or a provisional act or a government company are defined in clause 45 of Companies Act. Any body corporate incorporated by under the law of country outside India, local authorities, central government, trustee, any artificial juridical person not falling with any above. तो ये क्या है हमारे
यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी गई है कंपनी एक्ट की। कंपनी एक्ट में कंपनी किसे कहा जाएगा? कंपनी किसे कहा जाएगा? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटिव अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो उसे कंपनी कहा जाएगा। ये कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दी गई है। और फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन हमें सेक्शन 42 में दी गई है। देखते हैं, means any company or a body incorporated outside India which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physical or through electronic mode, conduct any business activity in India any other manner, वो फॉरेन कंपनी हमारा लॉ होता है। इसमें क्या हमें एनालाइज किया गया है? अगर पर्सन जो है a person to another establishment, the same person considered as an establishment or distinct person as explained explanation 1 of section 18 of IGST Act। अगर हम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। इसमें यही कहा गया है, अगर एक कंपनी जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है, अनदर कंपनी जो है आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया कंपनी में इंडियन रूल चलते हैं और फॉरेन कंपनी में जो है फॉरेन कंपनी एक्ट के हिसाब से जो लॉ चलता है, इसीलिए जो इन दोनों को है जो है सेपरेट एंटिटी माना गया है। एज अगर इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इस सर्कुलर में यही हमें बताया गया है और आप सिंपली इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सर्कुलर हमने आपके साथ डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।